सबके पास बेयर एक्ट है सीआरपीसी का। कल एग्जाम हुआ था आपका जुडिशियल सर्विसेज का, उत्तराखंड का। आप लोग के पास पेपर है? किसने एग्जाम दिया आप लोगों में से? जो उत्तराखंड का अगर पीसीएस का एग्जाम हुआ है संडे को कल, आप लोगों में से किसी ने दिया? किसी ने नहीं दिया? म्यूट रखना है ऋतुराज। कुछ बोलना हो तब ऑन करिए फिर बंद यस करिए। सर। अपना म्यूट कर लीजिए। ठीक है। अपना म्यूट कर लीजिए। बंद कर लीजिए अपना माइक। कल जो एग्जाम आप लोगों का पीसीएस जे वाला उत्तराखंड का, किसी ने नहीं दिया है? पेपर है किसी के पास? तो एक स्टूडेंट ने, अनुराग ने जो है पेपर आपका आपके ग्रुप में डाला भी था कल का। तो जो उसका सीआरपीसी का पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। पेपर देखा किसी ने? यूनाइटेड नेशंस चार्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे परसों। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही उसी पर है आपका। क्वेश्चन आपका है, विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर रिलेट्स टू डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन। यूएन चार्टर का जो कौन सा आर्टिकल है जो कि डोमेस्टिक मतलब घरेलू अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन। इसमें आपके एक लिखा हुआ आर्टिकल 23, आर्टिकल 51, आर्टिकल 2 क्लॉज 7, आर्टिकल 72। चार ऑप्शन आपके हैं ये। आर्टिकल 23 जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल रिलेटेड है। आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस। 51 पर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। और लिखा हुआ आर्टिकल 2 क्लॉज 7। और आर्टिकल 2 क्लॉज 7 आंसर इसमें लिखा हुआ है, बट दैट इज रॉन्ग। आर्टिकल 2 7 नहीं है वो, आर्टिकल 2 क्लॉज 6 है। तो मैंने आप लोगों को परसों कहा था कि पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर पढ़ना आपको, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। हमेशा प्रश्न आपके लॉ में आएगा, जीएस में आएगा। अब तो इस वॉर के बाद और ज्यादा आएगा। इसके चारों ऑप्शन गलत हैं आपका। दैट इज आर्टिकल 2 क्लॉज 6 जो आपका है। तो 2 क्लॉज 6 है प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर। यूनाइटेड नेशंस जो आपका बना है उसके सिद्धांत आर्टिकल 2 में है, उद्देश्य आर्टिकल 1 में है। सिद्धांत के सिद्धांत पर वो कार्य करेगा, दैट इज आर्टिकल 2 क्लॉज आर्टिकल 2 में है। किन सिद्धांतों पर कार्य करेगा? तो आर्टिकल 2 क्लॉज 6 है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन बाय द यूएन एसेंशियली इन द डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ मेंबर स्टेट। जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके घरेलू मामलों में यूएन हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसके पहले भी आपका है कि कोई भी एक देश दूसरे देश के डोमेस्टिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इन्होंने आंसर लिखा हुआ है 2 क्लॉज 7। उसका ऑप्शन है आपका है, प्रिंसिपल्स दैट ऑल स्टेट्स अंडरटेक टू फुलफिल इन गुड फेथ ऑल ऑब्लिगेशंस एज्यूम्ड बाय देम। 2 7 तो यह है कि सारे राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को गुड फेथ में पालन करेंगे। आर्टिकल 2 क्लॉज 7 का है। डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन की बात आर्टिकल 2 क्लॉज 6 में आपका है। आपके जो आपका यूएन वॉर है ये, यूक्रेन और रशिया का, इसमें यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल आपका ये सिक्योरिटी काउंसिल का चैप्टर है दैट इज वो इन्वॉल्व है। चैप्टर 7 इन्वॉल्व है। तो यूएन चार्टर को आपको समझना है, पढ़ना है फॉर एसे और लॉ के सवालों के लिए भी, जीएस के क्वेश्चंस के लिए भी। अब इसमें और ढेर सारे सवाल हैं यूएन के ऊपर, इसमें वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। एक ये यूएन चार्टर के अनुसार यूनाइटेड नेशंस के जो आईसीजे जो बॉडी है, जुडिशियल बॉडी,
उनके जजेस का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? है जानकारी किसी को? ये प्रश्न भी आया हुआ है। आईसीजे के जजेस का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? व्हाट विल बी द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ आईसीजे? 9 years। यस, 9 ईयर्स का है वो। अभी कोई है इंडिया से? इंडिया से कोई है? यस। कौन है? तो नाम मुझे नहीं है। नाम मगर जस्टिस दलवीर भंडारी हैं शायद। प्लस जो आपका ये यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस कंटेक्स्ट में भी आप देखेंगे कि आईसीजे की बॉडी बैठी थी, जिसका जुरिडिक्शन मानने से रशिया ने मना कर दिया। तो क्या कंडीशंस है उसकी? और प्लस आईसीजे का नियम यह है कि जो भी डिस्प्यूट जिन पार्टीज के बीच में होगा, उस दो देश का एक जज बेंच में जरूर होगा। संयुक्त राष्ट्र का जो जुडिशियल बॉडी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें जितने भी जजेस हैं, कई देशों के जजेस उसमें होते हैं। तो अगर कोई डिस्प्यूट वहां जाता है सीजे में, तो जो देश इन्वॉल्व होता है, उस देश का जज उस पीठ में बेंच में अवश्य बैठेगा। तो अगर उस देश का जज आईसीजे का ऑलरेडी जज है, तो वही जज बैठेंगे उसमें। अब मान लीजिए किसी देश का कोई जज वहां नहीं है, तो उस देश का एक व्यक्ति एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट होता है, पर्टिकुलर फॉर दैट बेंच। ये कुछ कंडीशंस है जो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जामिनेशंस में ये आने हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, चैप्टर 7 एंड आईसीजे के बारे में आपके एग्जाम्स में भी आना है, दिल्ली में भी आना है, यूपी में भी आना है। तो यूएन चार्टर हम लोग एक दिन और करेंगे तो और उसको ढंग से कर पाएंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो मैं फास्ट क्वेश्चंस आपको लिखाऊंगा, पर लिखिएगा उसको, फिर करने का प्रयास करिएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। लिखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम, फास्ट लिखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस is provided in section 107 of सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 107 में शांति बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट कितने दिन के लिए किसी व्यक्ति से शर्तें रख सकता है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स या मंथ्स? ऑप्शन आपका है 3 years, 2 year, 1 year, 7 year। What is the period of security for peace that can be asked in section 107 CRPC? दूसरा सवाल, सीआरपीसी में समरी डिसमिसल ऑफ एनी अपील किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद समरी डिसमिसल ऑफ अपील? समरी डिसमिसल ऑफ अपील सीआरपीसी की कौन सी धारा में निर्धारित है? तीसरा सवाल आपका है, सीआरपीसी की कौन सी धारा एपेलेट कोर्ट के पावर से संबंधित है? सीआरपीसी की कौन सी धारा अपीली न्यायालय के अधिकार से संबंधित है? आंसर है आपका ऑप्शन है सेक्शन 290, सेक्शन 386, सेक्शन 300 और सेक्शन 395। अच्छा, जो इसके पहले वाला सवाल था आपका, मैंने उसका ऑप्शन नहीं लिखा है आपको, इसने पूछा भी नहीं। समरी डिसमिसल अपील के जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने,
पहला है सेक्शन 320, दूसरा सेक्शन 390, तीसरा सेक्शन 381 और चौथा आपका सेक्शन 384। एक सवाल जो आप लोगों को आना चाहिए, सीआरपीसी के अंतर्गत कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय की श्रेणी में आते हैं? अंडर सीआरपीसी विच कोर्ट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स? पहला ऑप्शन है, देखिए ए, हाई कोर्ट। दूसरा आपका है कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय। तीसरा आपका है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और चौथा है ऑल द कोर्ट्स। प्रश्न आपका यह है कि सीआरपीसी के अनुसार कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय की श्रेणी में आते हैं? विच कोर्ट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स? हाई कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, आपका सेशन कोर्ट, और चौथा ऑप्शन आपका ऑल द कोर्ट्स। ऑल द अबव मतलब चारों, तीनों मतलब। यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्रिमिनल कोर्ट की कैटेगरी सीआरपीसी में अलग है, वो अलग धारा में है, और कौन से कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल कर सकते हैं वो अलग धारा में है। विच कोर्ट कैन ट्राई क्रिमिनल ऑफेंसेस, मतलब कौन से न्यायालय आपराधिक अपराधों का विचारण कर, ट्रायल कर सकते हैं, वो अलग इशू है। तो कई सवाल उसमें कंफ्यूजन में न हो जाए आपका। नेक्स्ट आपका है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? सीआरपीसी 1973 डज नॉट कंटेन, पहला ऑप्शन रिव्यू, दूसरा रिवीजन, तीसरा रेफरेंस और चौथा अपील। चार प्रकार की चीजें होती हैं एक कोर्ट के बाद दूसरे कोर्ट में जाती हैं। रिव्यू है, रेफरेंस है, रिवीजन है, अपील है। ये चार प्रकार की चीजें हैं, वो इनमें से कौन सा सीआरपीसी में नहीं है? सीपीसी में चारों हैं। ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ आपका सीपीसी में है बट नॉट इन सीआरपीसी। तो कौन सा जो सीआरपीसी में नहीं है? नेक्स्ट आपका है सेक्शन 407 डील्स विद, तो धारा 407 में क्या है? पहला ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ केसेज एंड अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ केसेज एंड अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। दूसरा ट्रांसफर एंड केसेस बाय सेशन कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ केसेस एंड अपील बाय सेशन कोर्ट। और तीसरा आपका है ट्रांसफर ऑफ केसेस एंड अपील बाय हाई कोर्ट। और चौथा आपका ऑल द अबव, तीनों। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट से संबंधित कौन सी धारा है? ऑप्शन है 292, 293, 291 एंड 294।
292, 293, 294। आप लिखिए। अगला आपका है अंडर सेक्शन 460, अंडर सेक्शन 460 which of the following irregularities will not vitiate the proceedings। मतलब जो निम्नलिखित में से चार ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इनमें से कौन सी अनियमितता के कारण अगर कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसीडिंग चल चुकी है तो वो रद्द नहीं की जाएगी। मतलब सेक्शन 460 में आपके कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। आपने बताया कि कोई भी चीज हमारे अकॉर्डिंग टू द लॉ चलता है, अगर ये प्रोसीजर लिखा हुआ है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मान लीजिए कोई प्रक्रिया न्यायालय में चल गई, लेकिन उसने जो सीआरपीसी हमारे प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके प्रावधानों के अनुसार नहीं चला वो, तो क्या वह प्रक्रिया ऑलरेडी जो न्यायालय ने कर दिया वो रद्द हो जाएगा? तो सीआरपीसी में कंडीशंस दिया हुआ है, 460 में लिखा हुआ है कि अगर ये प्रक्रिया, ये अनियमितताएं हो गई हैं तो उस अनियमितता के कारण वो प्रक्रिया रद्द नहीं की जाएगी। और कुछ लिखा हुआ है 461 में कि अगर ये प्रक्रिया दिया हुआ है और ऐसा अगर इसके खिलाफ कर दिया गया तो वो प्रक्रिया जो न्यायालय में चल चुकी है वो बाकायदा सारी रद्द कर दिया जाएगी। तो 460 एंड 461 दो आपका, तो 460 का पूछा हुआ है। ऑप्शन है पहला, डिमांड सिक्योरिटी टू कीप पीस, शांति बनाए रखने के लिए किसी से सिक्योरिटी मांगना। दूसरा, टू मेक एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण का कोई आदेश कर देना। और तीसरा, टू इश्यू अ सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, धारा 94 के अंतर्गत कोई सर्च वारंट का आदेश कर देना। और चौथा, डिस्चार्ज अ पर्सन लॉफुली बाउंड टू बी ऑफ गुड बिहेवियर, अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर अच्छा होना ही चाहिए उसको डिस्चार्ज कर दिया। मतलब ये चार अनियमितताएं हैं। ये चार प्रकार की प्रक्रिया आपने अगर गलत ढंग से कर दी तो कौन सी प्रक्रिया में जो न्यायालय ने कार्रवाई आगे अपनी बढ़ा दी है वो रद्द नहीं की जाएगी। दैट यू हैव टू आंसर, सेक्शन 460 में है। नेक्स्ट आपका है, किन धाराओं में, अक्सर सवाल आता है प्रीलिम्स में, मेन से भी, किन धाराओं में कोई भी वाद, कोई भी केस सेशन कोर्ट को कमिट किया जाता है, कमिटल टू द सेशन कोर्ट। कई मुकदमे ऐसे होते हैं जो मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है कि उस न्यायालय उस अपराध के बारे में कोई विचारण करे या कोई एक्शन ले। तो उन मुकदमों को वह, उसका कहना यह है कि वो मुकदमे जो होते हैं वो सेशन ट्रायल के अधिकार क्षेत्र के हैं, सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के हैं। ऐसे मुकदमे के सारे मुकदमों का कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है। कोई मुकदमा होगा वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, लेकिन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, इनके अपने कुछ अधिकार हैं। सीजीएम आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके अपने अधिकार क्षेत्र अलग हैं। मुकदमे सब उन्हीं के पास जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई मुकदमा जाता है जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, मतलब उनको ट्रायल करने का पावर उनके पास नहीं है। जैसे आपका 302 है, 302 में मृत्युदंड तक दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है। अब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और सीजीएम को आजीवन कारावास का राइट नहीं है, पावर नहीं है। तो वो मुकदमा कमिट करते हैं आपका सेशन कोर्ट को। तो प्रश्न पूछा गया है कि किन धाराओं में
ऑफेंसेस को या ट्रायल को कमिट किया जाएगा सेशन कोर्ट में। इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका ये, लिखिए। पहला ऑप्शन है सेक्शन 290 एंड 323। ऑप्शन ए आपका है 290 में है और 323 में है। ऑप्शन बी 209 में है और 323 में है। ऑप्शन सी 208 में है और 323 में है। और ऑप्शन डी धारा 209 में है और 325 में है। मतलब दो जगह है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का फायदा ये, हम स्पेसिफिकली सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाके एग्जाम देना है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ते हैं तो पढ़ने में 10 में से 8 सही कर ले आते हैं। 10 में 10 सही करने के लिए जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, सवाल आते हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सवाल करके ही वो आप कर पाते हैं या ध्यान में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुलिस डायरी अंडर सीआरपीसी। पुलिस डायरी अंडर सीआरपीसी, सीआरपीसी में पुलिस डायरी से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलिस डायरी अंडर सीआरपीसी? पहला आपका है प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 172। धारा 172 में जो अन्वेषण की प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 172। दूसरा आपका है इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 168। धारा 168 में सूचनाओं का जो अभिलेखन रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154। 15 पता है, FIR 154 में जो प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया गया है। और पांचवा स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161। धारा 161 के तहत, धारा 161 के तहत जो बयान लिया जाता है। तो प्रश्न आपका है मीनिंग ऑफ पुलिस डायरी अंडर सेक्शन इन सीआरपीसी मींस। सीआरपीसी के अंतर्गत जो पुलिस डायरी, उसका अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके हैं ये। पांचवा आपका है चैप्टर 21A। चैप्टर 21A रिलेटेड विद प्ली बार्गेनिंग किस सन में सीआरपीसी में शामिल किया गया? प्ली बार्गेनिंग पर खूब सवाल आता है, जीएस में भी आता है, जब आया था ये। चैप्टर 21A related with plea bargaining was inserted in CRPC in which year? ऑप्शन आपका है 2000 में, दूसरा 2002 में, तीसरा 2009 में और डी आपका 2006 में। मतलब किस वर्ष प्ली बार्गेनिंग को सीआरपीसी में डाला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धारा 357A सेक्शन 357 कैपिटल ए। तो बता सकता है 357 कैपिटल ए में क्या है? कंपनसेशन है। फॉर होम? टू विक्टिम। करेक्ट। ठीक ठीक, आपकी तैयारी अच्छी है एटलीस्ट। देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 357 कैपिटल ए, 357 कैपिटल ए में अगर जो आपका ऑफेंडर है, मतलब आरोपी व्यक्ति जिसने अपराध किया है, वह ट्रेस नहीं हो पा रहा है, इज नॉट बीइंग ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड, तो जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन दिया जाना है। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को उससे संबंधित इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट कर लेनी है? 357 कैपिटल ए में अगर ऑफेंडर ट्रेस नहीं हो रहा है, आरोपी व्यक्ति ट्रेस नहीं, अपराध किया वो ट्रेस नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, पहचान नहीं हो पा रहा है,
तो विक्टिम को कंपनसेशन देने हेतु डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज को कितने समय काल में अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए? ऑप्शन आपका है 1 महीना, दूसरा ऑप्शन है 3 महीना, फिर सी है 2 महीना और डी आपका 4 महीना। नेक्स्ट आपका है किस धारा में इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पुलिस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ अपराधों के संदर्भ में आम जनता का यह दायित्व, इट इज देयर ड्यूटी टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, किस धारा में है? तो धारा 37 ऑप्शन ए, दूसरा 39, तीसरा 38 और चौथा आपका 40। 4 ऑप्शन से कौन सा है? अब नेक्स्ट आपका सेक्शन 58, धारा 58 सीआरपीसी के अनुसार अगर ऑफिसर इंचार्ज किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट करता है, विदाउट वारंट, विद वारंट मतलब मजिस्ट्रेट ऑर्डर किया है तो रिपोर्ट तो ले आकर फिर वहीं ले जाएगा वो उस मजिस्ट्रेट के यहाँ, लेकिन अगर कोई ऑफिसर, अगर कोई व्यक्ति को विदाउट वारंट के अरेस्ट किया जाता है तो जो ऑफिसर इंचार्ज है वह इस बात की सूचना किसको देगा? पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा सेशन जज, तीसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और चौथा आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जाता है तो ऑफिसर इंचार्ज विल रिपोर्ट सच केस टू होम? किस अधिकारी को इस बात की सूचना देगा कि हमने इन लोगों को बिना वारंट के अरेस्ट किया हुआ है? ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेशन जज और चौथा आपका एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विवेक में सवाल एग्जाम आने लगा है, फॉल्स एविडेंस देने के लिए, फॉल्स मतलब गलत साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ समरी प्रोसीजर द्वारा ट्रायल किस धारा में किया जा सकता है? समरी प्रोसीजर ऑफ ट्रायल, समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, गलत साक्ष्य देने के लिए समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल किस धारा में है? 342, 345, 344 और 343, 342, 345, 344 और 343। अब नेक्स्ट आपका है द टर्म विक्टिम इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? कंपनसेशन ऑफ विक्टिम का कंसेप्ट सीआरपीसी में हमारे यहाँ नहीं था। आप लोग जानते हैं कि ऑफेंस किसके अगेंस्ट में होता है, तो बता सकते हैं? हमारे क्रिमिनल सिस्टम में ऑफेंस किसके विरुद्ध माना जाता है? हमारे क्रिमिनल सिस्टम में जो अपराध होता है, ऑफेंस होता है, वो समाज के अगेंस्ट माना जाता है, अगेंस्ट सोसाइटी। इसलिए हमेशा जो विपक्षी होता है वो स्टेट होता है, राज्य होता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध अगर हमारे खिलाफ किया है और हम चाहें तो उस व्यक्ति को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप भले छोड़ दीजिए, सरकार उसको सजा देगी। विक्टिम का कंसेप्ट हमारे क्रिमिनल सिस्टम में पिछले कुछ वर्षों से आया है कि नहीं, जो समाज के खिलाफ तो हुआ, उस व्यक्ति को आपने सजा दे दिया, लेकिन जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, विक्टिम, उसका क्या होगा? विक्टिम को भी कुछ कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। ये विक्टिम डेफिनेशन किस धारा में है?
सीआरपीसी किस धारा में विक्टिम की डेफिनेशन है। तो विक्टिम के ऊपर दो सवाल आ गए आपके इसमें, विक्टिम की डेफिनेशन और एक सेक्शन 357 कैपिटल ए विक्टिम संबंधित एक सवाल आपका पहले भी आ गया। अगला आपका है विटनेस के रिस्पेक्ट संबंधित प्रावधान किस धारा में है। अगर मजिस्ट्रेट किसी के विटनेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा है तो उस व्यक्ति के बारे में उस एविडेंस, उस स्टेटमेंट के अलावा भी वह कुछ टिप्पणी कर सकता है। तो यह प्रावधान किस धारा में है। धारा 280, धारा 288, 278 और 270। अगला सवाल है सेक्शन 482 सीआरपीसी, धारा 482 सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर किसके पास है। 482 के अनुसार किस न्यायालय के पास अंतर्निहित पावर है, इनहेरेंट पावर है। सुप्रीम कोर्ट ओनली, दूसरा हाई कोर्ट ओनली, और तीसरा सेशन कोर्ट ओनली, और चौथा एनी क्रिमिनल कोर्ट। सेक्शन 482 के अनुसार इनहेरेंट पावर किस न्यायालय में निहित है। सुप्रीम कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट ओनली, सेशन कोर्ट ओनली, एनी क्रिमिनल कोर्ट। और फिर बाकी मैंने आपको सवाल लिखा दिए हैं। उसको पहले आज हम लोग सॉल्व कर लें विद एक्सप्लेनेशन, फिर हमको क्या आता है बाकी सवाल कल करेंगे। जरा करिए फटाफट। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि इसके साथ साथ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो केवल गलत सही नहीं देखा जाता है, इसका आंसर ये गलत से आंसर सही है। आप उस क्वेश्चन से संबंधित जो अन्य बातें हैं उन बातों को भी वहीं पर समझ लीजिए, तब जाके वो कंफ्यूजन आप गलत दूर होते हैं। पहला आपका सवाल था 107 का, सेक्शन 107 का, उसका तो क्लियर कट आंसर आपका क्या है, 1 ईयर किसी भी व्यक्ति से सिक्योरिटी फॉर पीस मतलब शांति बनाए रखने के लिए उससे जमानत, सिक्योरिटी उसकी 1 साल तक ली जा सकती है। मतलब 1 साल से ज्यादा किसी पर आप बंदिश नहीं लगा सकते हैं। 1 ईयर तक की आपने सिक्योरिटी उससे प्राप्त कर ली कि आप शांति बनाए रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन समरी ट्रायल का क्या है, समरी डिस्मिसल अपील का बताइए। डी ऑप्शन 384, सेक्शन 384। सेक्शन 384 ये आपका है समरी डिस्मिसल ऑफ अपील। 320 में क्या है, सेक्शन 320 कंपाउंडेबल ऑफेंस। हाँ ठीक है, अब आप नहीं बोलिए, बाकी लोग बताएंगे जरा। सेक्शन 384 आपका है समरी डिसमिसल ऑफ अपील है, लेकिन इसी के जैसा आपका होता है एक समरी ट्रायल, तो समरी ट्रायल के सेक्शन में है। तो समरी डिसमिसल ऑफ अपील, अपील का मतलब लोअर कोर्ट ने
कोई निर्णय दे दिया है और उसकी अपील हायर कोर्ट में हुई, तो समरीली को डिसमिस कर दिया था अपील को। समरी डिसमिसल क्या हो, समरी क्या होता है, व्हाट इज ए समरी? समरी डिसमिसल ऑफ अपील की जो बात है वो सेक्शन 384 में है, समरी डिसमिसल ऑफ अपील। लेकिन समरी ट्रायल का प्रोसीजर कहां पर है? सर 260 से 265 तक। करेक्ट। देखिए, तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है, यहीं पर लिख लेना है आपको, समरी ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो धारा 260 से लेकर 265 तक, मतलब लोअर कोर्ट में धारा 260 से लेकर 265 तक समरी ट्रायल वो आपका सेक्शन 260 से 265 तक है, क्योंकि चैप्टर 21 है। और समरी डिसमिसल ऑफ अपील ट्रायल मतलब होता है पहला स्टेज, लोअर कोर्ट के पास विचारण होगा, और समरी ट्रायल का प्रोसीजर 260 265 तक है। और ये समरी डिसमिसल ऑफ अपील की बात की जा रही है, मतलब एक लोअर कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया है, उसके बाद अपील हुई है। व्हाट इज अपील? अपील इज बेसिकली रीट्रायल। अपील जो है दोबारा ट्रायल होता, सारे पूरे ऑफेंस का सारी प्रक्रिया का दोबारा संचालन किया जाता है, दैट इज रीट्रायल। तो समरी डिसमिसल ऑफ अपील की जो बात आपकी है वो 384 में है, लेकिन समरी ट्रायल की जब बात की जाएगी तो धारा 260 से लेकर 265 तक है, चैप्टर 21 में। तो यहीं पर अगर आप लिख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वो भी सवाल एग्जाम में खूब आता है, वो तो खैर मेन से भी काफी आता है समरी ट्रायल। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका? पावर्स ऑफ द एपेलेट कोर्ट। पावर्स ऑफ द एपेलेट कोर्ट 384 में क्या है? सेक्शन 384 में क्या है? समरी डिसमिसल ऑफ एनी अपील, मतलब कोई अपील आई, उसको दोनों पक्षों को सामने लेके डिसमिस कर दिया, तो बहुत ज्यादा उसमें कार्रवाई नहीं करी, वो धारा 384 में है। ठीक, दूसरी बात 385 में क्या है? मैं कह रहा प्रोसीजर आपका स्टेप बाय स्टेप चलता है। 384 में है समरी डिसमिसल ऑफ अपील। अपील कोई आए न्यायालय के पास, छोटे न्यायालय से बड़े न्यायालय के पास अपील आई, वो आपके डिसमिस कर दी। तो दूसरा आपका है जो अपील डिसमिस नहीं हुई उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो आपका 385 में है। अपील डिसमिस हो गया 384, अपील डिसमिस नहीं तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर, वो 385 में है। और फिर आपका आता है जो अगला सवाल आपका है, पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट, अपीलीय न्यायालय की शक्तियां, वो आपका धारा 386 में है। तो आपको याद रखा 384 समरी डिसमिसल ऑफ अपील, समरी प्रोसीजर ट्रायल 260 से 265, और समरी डिसमिसल अपील जब हो गया, मान लिया कि हो गया तो खत्म हुआ मुकदमा, नहीं हुआ तो क्या प्रोसीजर होगा, वो 385 में है। और अपीली न्यायालय के अधिकार आपके 386 में है। तो 384 85 86 एक साथ आपको फिर ऐसे याद कर लेना है। क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं दे आर बेसिकली वो आपका टेक्स्ट, वो आपको और आपकी चीजों क्लैरिफाई करता है। एग्जाम के पर्पज से पढ़िए, एकदम वहीं का वहीं चीज क्लियर करते चलिए। आपका एक सवाल है, जितने कंफ्यूजन संबंधित चीजें हैं वहीं का वहीं आप सॉल्व करते चलिए उसको। और इसलिए भी कराया कि आप देखें कि प्रोसीजरल लॉ में सेक्शंस प्रोविजंस याद होना बहुत आवश्यक है, के लिए भी मेंस बहुत ही हाई स्कोरिंग होगी आपकी। तो क्लास तो आप करें, लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो भी हम लोग क्लास में करेंगे, तब जाके धाराएं आपको याद होना शुरू होंगी। नेक्स्ट सवाल आपका है क्रिमिनल कोर्ट। बताइए जरा तो कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट हैं? एनीवन?
आइए। सर हाँ, ऑल ऑफ द अबव है। ऑल अब ठीक है। ऑल ऑफ दीज किस धारा ऑल में ऑफ है? दी 6 में। क्रिमिनल कोड की डेफिनेशन धारा 6 में है और इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। अब जरा एक सवाल लिखिए यहाँ पर तो, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन क्रिमिनल कोड नहीं है? देखिए, पहला हाई कोर्ट, दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन, तीसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, चौथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, पांचवा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और छठा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो जो आप क्वेश्चन आया है आपका पीसीएस एग्जाम में, उसमें तो आंसर ऑल ऑफ दीज है, सारे क्रिमिनल कोड है ये। लेकिन जो मैंने अभी आपको ऑप्शन लिखा, क्वेश्चन लिखाया, उसमें कौन सा क्रिमिनल कोड नहीं है? एनीवन? उसमें कौन सा क्रिमिनल कोड नहीं है? हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। इनमें से कौन क्रिमिनल कोड नहीं है? बताइए कोई भी। सुरभि जी आप बताइए। एनीवन? सर वो हाँ बोलिए। ऑप्शन सब फिर से बोल दीजिएगा बाद में। Sir, second class judicial magistrate, second class. हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। इसमें से कौन नहीं है? बताइए। इसमें भी सारे हैं। सेक्शन 6 अगर आप पढ़ेंगे तो ऑल कोर्ट ऑफ सेशन है, हाई कोर्ट है, फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी। ये आपका सेक्शन 6 में क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताया गया है, ऑल द अबव। उसमें भी दोनों है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल कोर्ट है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल कोर्ट है। मतलब जो सवाल मैंने प्रश्न लिखाया, ऑल आर क्रिमिनल कोर्ट्स एज पर सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी। लेकिन दूसरा सवाल वहीं पर है, क्योंकि सेक्शन 26 में है, विच कोर्ट्स हैव गॉट पावर फॉर ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस। किन न्यायालयों के पास क्रिमिनल ट्रायल का अधिकार है? उसका आंसर अलग है, सेक्शन 26। तो देखिए जरा क्वेश्चन तो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स डज नॉट हैव द पावर ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। सेक्शन 6 कोर्ट्स की बात करता है, क्रिमिनल कोर्ट्स। सेक्शन 145 सीआरपीसी, सेक्शन 146 सीआरपीसी, ये सब क्या है? ये मजिस्ट्रेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, दे आर क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल काम भी करते हैं ये, सेक्शन 6 में है। लेकिन सेक्शन 26 में है, किन क्रिमिनल कोर्ट्स के पास ट्रायल करने का अधिकार है? लिखिए, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्या है इसका आंसर? आप लोग टाइप करके बता सकते हैं। सेक्शन 26 सीआरपीसी में है।
और हमेशा क्वेश्चन एक आता है सेक्शन 626 में से, और अगर एकदम क्लियर नहीं है बातें तो फिर सवाल गलत हो जाता है। तो सब कुछ जानते हुए भी एक सवाल गलत हो जा रहा है। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन जो होता है वो कौन 101 सवाल कर रहा है, कौन 102 सवाल कर रहा है। जो 102 सवाल करता है वो अंदर हो जाता है, जो 101 सवाल करता है वो बाहर हो जाता है। तो हमेशा तैयारी एक सवाल दो सवाल के लिए ही होती है। इसलिए कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर आप एक ही 12 पढ़ाते रहते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं कि सारे सवाल आप वहां सही करके आए, कोर्स नहीं खत्म करना है। उन्हीं 2-4 सवाल को ही हमको आ गया। अगर एकदम आप क्लास मत करें, कहीं पर भी आप कहीं भी क्लास मत करिए, स्वयं पढ़ते रहिए, तब भी आप 100 सवाल पहुंच जाएंगे। लेकिन 100 से 101 सवाल पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कभी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी मत सोचिए कि हम कोर्स का है, चाहे ये है चाहे वो है, किस चीज से हमारे प्रश्न वहां सही हो रहे हैं। कोर्स खत्म करें तो आप स्वयं पढ़ाई में तैयार हैं। आप कोर्स खत्म कर सकते हैं, खुद पढ़ते जाइए। आप 100 में से आप 80 नंबर ले आएंगे, लेकिन 100 से 81 नंबर लाने के लिए थोड़ा सा आपको मदद चाहिए होती है। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए कुछ चीजें हम लोग बार बार करते हैं कि वही एक सवाल आपका एक्स्ट्रा हो जाए। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ट्रायल का पावर नहीं है, बाकी सबको है। यस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नहीं है, बाकी सबको ट्रायल का पावर है। तो सेक्शन 6 और सेक्शन 26 को आपको थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेना है। अभी जब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तब कंफ्यूजन आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल नहीं करता है? इसमें फिर कंफ्यूज, इसमें फिर आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। सेक्शन 134 और सेक्शन 134 कैपिटल ए, आर्टिकल आर्टिकल 134 और आर्टिकल 134 ए। जब सीआरपीसी की बात करते हैं तब केवल इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं है। नेक्स्ट आइए, क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में कौन से प्रोविजंस नहीं है? रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस, अपील। इस पर हमें सवाल आते हैं आपके। तो रिव्यू जो आपका है, रिव्यू सीआरपीसी में रिव्यू नहीं है। देयर इज कोई भी कोर्ट अपने डिसीजंस को रिव्यू नहीं कर सकता। क्रिमिनल कोर्ट गलत चाहे सही, और आदेश एक बार क्रिमिनल कोर्ट ने कर दिया तो उसको रिव्यू नहीं कर सकते हैं आप। सिविल मैटर्स में अपने मुकदमों का, अपने आदेशों का रिव्यू कर सकते हैं आप। तो रिव्यू का प्रोविजन क्रिमिनल केसेस में नहीं है, सीआरपीसी में नहीं है। रेफरेंस, रिवीजन और अपील सीआरपीसी में भी है और सीपीसी में भी है। सिविल मैटर्स में भी है, क्रिमिनल मैटर्स में भी। लेकिन रिव्यू का पावर न्यायालयों को केवल सिविल मामलों में है। इसलिए कभी भी आदेश दीजिए क्रिमिनल मामले में तो बहुत सोच समझ वो अपने आदेश का रिव्यू नहीं कर सकते हैं आप। हालांकि एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन निकाला गया, रिकॉल ऑफ द वारंट वगैरह, तो रिकॉल के आदेश का पावर दिया गया, रिव्यू का नहीं दिया गया है। फिर आपका सेक्शन 407, सेक्शन 407 1973 में क्या है? तो यही आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले लिखिए 406 सीआरपीसी, 407 सीआरपीसी, 408 सीआरपीसी। इन तीनों को एक साथ याद करना है आपको। 406 सीआरपीसी में है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि मुकदमों को ट्रांसफर करना, केसेज इन अपील। सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है एक न्यायालय, एक हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना है, वो 406 में है, सुप्रीम कोर्ट के पावर है। 407 में सेम चीज, हाई कोर्ट के पास है अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर। 408 में सेशन ट्रायल के पास अपने अधिकार क्षेत्र में। 406, 407, 408। तो यहाँ पर आंसर आपका 407, वो हाई कोर्ट वाला आंसर आपका है।
द हाई कोर्ट है पावर टू ट्रांसफर केसेज इन अपील। हाई कोर्ट के दायरे में जो पूरा राज्य आता है, तो एक जिला न्यायालय से दूसरे जिला न्यायालय ट्रांसफर का पावर उसको है। अब लिखिए तो 406, 407, 408 ये 3 सेक्शंस हैं। इनमें क्या है, ऊंची अदालत को अधिकार मिला है कि केसेस को ट्रांसफर करना, अपील को ट्रांसफर करना। देखिए 406, 407, 408 ये कैसे अलग है 409, 410, 411 सीआरपीसी से। 406, 407, 408 एक ग्रुप है। दिस इज वन ग्रुप ऑफ मतलब सेक्शंस कह सकते हैं आप। इसमें एक प्रकार के अधिकार हैं, प्रावधान है 406, 407, 408। वैसे ही एक ग्रुप और है 409, 410, 411। इनमें कुछ अलग बातें हैं। विड्रॉल ऑफ केसेस की बात है, मतलब मुकदमों को विड्रॉ करना अपने पास आने की बात। तो जाके होमवर्क करिएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप 406, 407, 408 एक तरफ, 409, 410, 411। अब आइए गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट का प्रावधान किसमें है? वो आपका सेक्शन 293 लिख लीजिए यहीं पर। गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट की बात 293 सीआरपीसी में आपका दिया हुआ है। लेकिन जो पढ़ना आपको है यहीं पर 293 के साथ ही लिखिए 291 मेडिकल एविडेंस संबंधित है, रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एविडेंस। 293 में क्या है, साइंटिफिक एक्सपर्ट की बात है। जैसे डीएनए का कोई साइंटिफिक डीएनए टेस्ट करना है, वो साइंटिफिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। मेडिकल एविडेंस अलग चीज है। मेडिकल एविडेंस का प्रावधान 291 में है। 292 में क्या है, ऑफिसर्स ऑफ द मिंट, जो मिंट जो करेंसी होती है जो उसको बनाते हैं उसकी रिपोर्ट, उसका एविडेंस जो ऑफिसर्स देते हैं उसका बात 292 में है। और 294 में है when there is no requirement of formal evidence for any document, किसी दस्तावेज संबंधित किसी औपचारिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। ये प्रावधान 294 में है। तो 292, 291, 292, 293, 294 चार एक साथ रट लीजिए हमेशा। 291 में क्या है, एक लाइन करिए, मेडिकल एविडेंस की बात है। 292 में क्या है, ऑफिसर्स ऑफ द मिंट, जो करेंसी मिंट बनाते हैं उनके लिए जो रिपोर्ट है उसका एविडेंस की बात। 293 साइंटिफिक एक्सपर्ट की बात, और 294 इसमें आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके क्लियर हो गया आपका ये। अब आइए 460 सवाल जब 460 है, 460 460 में क्या है लिखिए 460 में, हाँ उसका आंसर आपका है ऑप्शन सी। 460 में वो प्रावधान दिए हुए हैं कि अगर कोई अनियमितता बरत भी दी गई है, अगर कोई इरेगुलरिटी हो भी गई है न्यायालय द्वारा, तो न्यायालय की जो कार्रवाई है वो रद्द नहीं होगी। 460 में वो परिस्थितियां दे रखी हैं कि अगर कोई अनियमितता किसी न्यायालय में हो जाती है तब भी उस अनियमितता के कारण न्यायालय की कार्रवाई रद्द नहीं की जाएगी। द प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी विशिएटेड ड्यू टू दैट इरेगुलरिटी, वो आपके 460 में लिखा हुआ है। और 461 में क्या है, 461 में है कि those irregularities by which the proceedings of the court will be vitiated, मतलब अगर वो अनियमितता न्यायालय ने बरत ली है
और कार्रवाई कर दी है तो उस न्यायालय की पूरी कार्रवाई रद्द हो जाएगी। तो 460, 408 आप एक साथ पढ़ना है। तो सेक्शन सी जो इसका आंसर है 460 में दिया हुआ है, बाकी तीनों 461 के हैं। बाकी जो तीन है, अगर कोई कार्रवाई अगर वैसी होती है तो आपकी प्रोसीडिंग्स रद्द हो जाएंगी। जब उसको हम लोग मेन एग्जामिनेशन अनुसार पढ़ेंगे जब, तो पाएंगे कि किस अनियमितता से न्याय प्रभावित होगा, वह अनियमितता के कारण अगर कार्रवाई हो रही है तो पूरी कार्रवाई रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और अनियमितता बरत दी गई है तो उसे कोई भी अन्याय नहीं होना है, न्याय पर प्रभाव नहीं पड़ना है, तो वो कार्रवाई रद्द नहीं की जाती है। जैसे सर्च वारंट है, अब सर्च वारंट का आदेश सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि डीएम देगा, मान लीजिए एसडीएम ने भी दे दिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत हो गई है। तो सर्च तो होना ही था, उस प्रांगण का सर्च तो करना ही था पुलिस को जाकर, चाहे डीएम का आदेश हो चाहे एसडीएम का आदेश हो। तो अगर ये अनियमितता से कोई भी न्याय पर प्रभाव नहीं पड़ा तो 460, 461 में ये अंतर है आपका। तो 460 में वो प्रावधान है वो अनियमितताएं हैं कि अगर वो अनियमितताएं हो गई, इरेगुलरिटीज हो गई, तो न्यायालय द्वारा जारी की गई प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, 461 वाली रद्द हो जाएगी। एटलीस्ट दो बात आपको यहाँ याद है, 460 में क्या, 461 में क्या है। कमिटल आपका है, किसमें कमिटल आवश्यक है। पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी जो अपराध है, कोई भी जो कार्रवाई के लिए कोई भी न्यायालय के पास जाता है तो मजिस्ट्रेट के पास जाता है। अब मजिस्ट्रेट के अधिकार अलग हैं। ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई ऑफेंस मजिस्ट्रेट के पास गया जिसका ट्रायल करने का उसको अधिकार ही नहीं है, मतलब उसके अधिकार के बियॉन्ड है। 302 का अपराध चला गया और 302 में जितनी सजा हो सकती है उस सजा का उसको अधिकार ही नहीं है, तो वो कमिट कर देता है, वो भेज देता है कोर्ट ऑफ सेशन को। तो कोर्ट ऑफ सेशन के भेजने के दो परिस्थितियां, दो प्रावधान आपके सीआरपीसी में है। एक आपका सेक्शन 209 कि मजिस्ट्रेट के पास कोई काम गया, अपराध गया, मजिस्ट्रेट को मालूम है कि ये मुकदमा तो कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय के अधिकार है, तो धारा 209 में है कि उस मुकदमे को वो सत्र न्यायालय के पास कमिट कर देगा, मतलब भेज देगा। धारा 209 मजिस्ट्रेट को मालूम है कि ये सत्र न्यायालय द्वारा ही इसका विचारण, ट्रायल हो सकता है, सत्र न्यायालय का मुकदमा है, ये उसके अधिकार क्षेत्र का मुकदमा है, तो भेज देगा। फिर आपका जाके 323 में है। 323 में क्या है, कोई अपराध आया मजिस्ट्रेट के पास, उसने ट्रायल स्टार्ट कर दिया, उसको लगा तो मेरे अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन ट्रायल के दौरान उसे किसी भी स्टेज पर पता लगा कि भाई ये तो मुकदमा जो है मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसका तो विचारण तो करने का अधिकार सत्र न्यायालय को है, सेशन कोर्ट को है, तो वो सेशन कोर्ट के पास उस चीज को भेज देगा 323 में। तो 209 में क्या है, इन द बिगिनिंग, शुरू में ही वो भेज देगा सत्र न्यायालय के पास। द केस विल बी कमिटेड, द केस विल बी सेंट टू द सेशन कोर्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो 209 में है। ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, बीच में लगता है मजिस्ट्रेट को कि ये तो मसला कोर्ट ऑफ सेशन का है, उसके पास भेज देगा, तो वो आपका 323 में है। तो 209, 323 आपको यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट आपका है, वैसे ही आपका अगला सवाल है पुलिस डायरी। पुलिस डायरी से क्या मतलब है, अक्सर सवाल आता है, तो उल्टा आ गया है। ये सवाल आता है कई बार कि सेक्शन 172 में क्या है पुलिस डायरी। इसका आंसर आपका है इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 172।
प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 172। ये पुलिस डायरी है। अब यहीं पर आपको साथ में पढ़ लेना है कि 173(2) और पुलिस रिपोर्ट, पुलिस डायरी 172 में है, जो पूरा आपका सारी बातें जो पुलिस अपना लिखती है, पुलिस की डायरी हो। और जो पुलिस रिपोर्ट है वो 173(2) में है। 173(2) को लोग चार्जशीट बोल देते हैं, लेकिन चार्जशीट नहीं है 173(2). 173(2) इज पुलिस रिपोर्ट। 173(2) को जब आप पढ़ते हैं पुलिस रिपोर्ट को, सेक्शन 169 क्या है? सेक्शन 169 आपका है फाइनल रिपोर्ट। सेक्शन 169 मतलब जब एफआईआर हो गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और अपराधी आरोपी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं पाए, तो जो उसकी पुलिस रिपोर्ट होती है 173(2) वाली, वही 173(2) वाली रिपोर्ट हो जाती है फाइनल रिपोर्ट। तो 173 क्लॉज 2 प्लस सेक्शन 169 वो होती है फाइनल रिपोर्ट। अब जब वही 173(2) जिसमें कि एविडेंस पाए गए, एफआईआर हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और आरोपी के खिलाफ एविडेंस साक्ष्य पाए गए, उसी को बोल देते हैं आप चार्जशीट। तो पुलिस रिपोर्ट 173(2) प्लस धारा 170 इस चार्जशीट। तो 173(2) इज पुलिस रिपोर्ट which can be final report also, which can be charge sheet also। तो पुलिस डायरी आपका 172 में है, जो कि प्रोसीडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो 172 में। 173(2) पढ़ लेना है प्लस 169 फाइनल रिपोर्ट, 173(2) प्लस 170 इज चार्जशीट, और 173(2) इज पुलिस रिपोर्ट नॉट चार्जशीट। और फिर आपका जो है 173(8) 173 क्लॉज 8, इसको बोलते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन। री इन्वेस्टिगेशन नहीं, हम लोग बाद में आएंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि अनुपूरक चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नॉट री इन्वेस्टिगेशन। री इन्वेस्टिगेशन इज इलीगल। 173(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन। 172(2) ध्यान रखना है, पुलिस डायरी है। 173(2) मतलब क्लॉज 2 पुलिस रिपोर्ट है। एक 169 वह पुलिस रिपोर्ट जिसमें कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, 170 इसमें साक्ष्य मिला, ऐसा करके। अब आपका नेक्स्ट सवाल क्या है? विक्टिम, ये तो कर लिया आपने वाला। सर प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग वाला है 161। हाँ, प्ली बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग लिखिए, हमेशा आ जाता है प्ली बार्गेनिंग। आपका है चैप्टर 21 क्लॉज ए, प्ली बार्गेनिंग है। और ये आपका 265A, 265 कैपिटल ए से 265L तक आपका ये प्रोविजन है। प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन सेक्शन 265 कैपिटल ए से लेकर 265L तक है। चैप्टर 21A ये आपका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये आपका जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 से सीआरपीसी में शामिल किया गया। डेट क्या सवाल पूछा है? व्हेन इंसर्टेड
वो 2006 है। 5 जुलाई 2006, 5 जुलाई 2006 को ये सीआरपीसी में ऐड किया गया। प्ली बार्गेनिंग चैप्टर जो आपका है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2005 का है, बट इट वाज इंसर्टेड ऑन 5 जुलाई 2006, क्योंकि सवाल पूछा हुआ है कब इंसर्ट किया गया, इन द ईयर 2006। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट का नाम है 2005 का आपका है। अब प्ली बार्गेनिंग के साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा जो पैरेलल चीज है प्ली बार्गेनिंग का, कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस, सेक्शन 320। प्ली बार्गेनिंग 265 से लेकर 265 एल तक, और दूसरा आपका है कंपाउंडिंग ऑफेंसेस 320, 320। तीसरा आपका है विथड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो 321। विथड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन मतलब जो सरकार है वह अभियोजन मतलब मुकदमा वापस लेती है। देखिए सरकारें जब बदलती हैं, देखते हैं आपकी लोग अपने अपने पॉलिटिकल लोगों के अपराधों को वापस लेते हैं, तो सेक्शन 321 आपका। इसके अलावा प्लीड गिल्टी, जब आप ट्रायल पढ़ेंगे तो जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो एक बार पूछा जाता है उससे कि भाई क्या अपने आप आरोप को मानते हैं कि हमने आरोप किया, मतलब ये अपराध किया है, तो प्लीड गिल्टी उसके सेक्शंस हैं। प्ली बार्गेनिंग, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन और प्लीड गिल्टी, 4 चीजें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं। ये इन चारों को आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, इन चारों में क्या डिफरेंस है, प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, कौन कर सकता है, क्या कंडीशंस हैं। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस जो सेक्शन 320 में है, कौन कर सकता है और मतलब क्या क्या आपका है। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन 321 में क्या है, किन परिस्थितियों में होता है, किन ऑफेंस का हो सकता है, किन ऑफेंस का नहीं हो सकता है, ऐसे प्लीड गिल्टी। तो चारों चीजों को आपको एक साथ पढ़ना, तभी आपका टॉपिक। और हमेशा आप देखो एग्जाम प्रीलिम्स मेंस से हमेशा एक सवाल इन चारों में से एक मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका है 357A, फिर आपका वही है 357A। तो 2 मंथ्स है इसमें आंसर आपका कि पहले तो लिख लीजिए आप 357A विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम was brought in our criminal justice system, हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में विक्टिम प्रतिकर व्यवस्था लाई गई। इसके द्वारा बाय क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2009, क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2009, और ये शामिल किया गया है 31 दिसंबर 2009 से, 31 दिसंबर 2009 से ये हमारे सिस्टम में ला दिया गया। और अमेंडमेंट का नाम यह है, पहले केवल सिस्टम था पनिश करना, हमारे क्रिमिनल सिस्टम में पहले था कि पनिश करना है, जिसने अपराध किया उसको सजा दो, एक पार्ट तो हो गया आपका ये। अब विक्टिम को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये व्यवस्था हमारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2009। आपको कई जगहों पर एसए वगैरह लिखने में भी आसानी हो सकती है, जीएस में आ सकता है, एसए में लिखना पड़ सकता है, कभी इंटरव्यू भी इस प्रकार की आ सकती है। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इसमें कंपनसेशन स्कीम लॉन्च की गई 2009 द्वारा, 31/12 को लागू किया गया। इसी में आपका 357 कैपिटल ए जोड़ा गया है। और अगर इसमें यह है कि अगर ऑफेंडर ट्रेस नहीं हो पा रहा है कि ऑफेंस किसने किया है, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो जो इंक्वायरी बैठेगी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा, वो 2 महीने के अंदर इंक्वायरी करके देगा, 2 मंथ्स। और ये आपका 357 कैपिटल ए क्लॉज 5 में ये बात 2 महीने वाली, 357
कैपिटल ए क्लॉज 5 में ये 2 महीने का टाइम उनको दिया गया है। नेक्स्ट आपका है किस धारा में आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना आवश्यक है। सेक्शन 37 धारा 37 में पुलिस को इन्फॉर्म करना आवश्यक है। सेक्शन 39 जो सवाल आपका पूछा है इसका सेक्शन 37 है, सेक्शन 39 है। तो पब्लिक के ड्यूटीज में और भी प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 39 क्या है? इट इज मैंडेटरी फॉर द पब्लिक टू इन्फॉर्म द पुलिस इन सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ खास प्रकार के अपराधों संबंधित हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सूचना दे पुलिस को। सेक्शन 39 में हमारे सीआरपीसी प्रावधान है। इसके अलावा एक प्रोविजन है सेक्शन 37, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। कुछ कार्यों में मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करना तो सेक्शन 37 में है। ड्यूटी टू इन्फॉर्म 39 में है। मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता देना 37 में है। 38 में भी है। अगर कोई व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर के अलावा है और किसी वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब वारंट को प्रवर्तन कर रहा है, किसी को वारंट के जरिए अरेस्ट करने गया है, तो उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करना वो सेक्शन 38 में है। सेक्शन 40 में भी है, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। ऐसे अधिकारी जो गांव में उनको एम्प्लॉय किया गया है, उनको गांव के बारे में थाने में रिपोर्ट करना आवश्यक है। और सेक्शन 40, तो चारों धाराओं को आपको एक साथ याद कर लेना है। सेक्शन 37 में क्या है? टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, मजिस्ट्रेट भी पुलिस भी असिस्ट करना है। 38 में क्या है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो वारंट को लागू कराने गया हुआ है पुलिस ऑफिसर के अलावा, उस व्यक्ति की आपको सहायता करनी चाहिए 38 में। 39 में क्या है जो लिखा आपने अभी, सूचना देना है। और 40 में क्या है? विलेज ऑफिसर से रिलेटेड है। 37, 39 चार आपको यहाँ पे एक साथ याद कर लेना है। बाकी वो आपने कर ही लिया उसका अगला वाला। नेक्स्ट बाकी हमने कर लिया है ना उसको। ये जो आपका डेफिनेशन ऑफ विक्टिम वगैरह सब कर लिया है। डेफिनेशन ऑफ विक्टिम आपका सेक्शन 2AA, सेक्शन 2AA। अच्छा पहले आपका समरी प्रोसीजर सेक्शन 58 में सवाल। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेक्शन 58। किसी व्यक्ति को अगर बिना वारंट के अरेस्ट किया जाएगा, यू विल हैव टू रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बिना वारंट के अरेस्ट किए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना डीएम को देनी होगी। नेक्स्ट आपका है समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर न्यायालय में, हाँ 344, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में फॉल्स गलत एविडेंस देता है न्यायालय में 344, तो उसके खिलाफ समरी प्रोसीजर, समरी ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा। फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट की बात है, बाकी जगह नहीं। और नेक्स्ट आपका है फिर आपका सेक्शन डेफिनेशन ऑफ विक्टिम। तो कंपनसेशन की जो स्कीम हमारे देश में आई वो 31/12/2009 को आई, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2009। उसी से आपका ये विक्टिम की डेफिनेशन भी फिर डाली गई सीआरपीसी में, सेक्शन 2AA।
सेक्शन 2(WA) में विक्टिम की डेफिनेशन है, जो कि 2009 से है, जब से स्कीम आपकी लाई गई है। और लास्ट में आपका है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट है, 482 में हाई कोर्ट की पावर है। तो ये जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए वो इस पर्पस से भी आपको कराया कि जो क्वेश्चंस आप लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो केवल गलत सही चक्कर में ना देखिए कि कौन से हमने सही के गलत किए। क्वेश्चंस को आप एकदम स्टडी मान के चलिए, और जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन रॉन्ग राइट के पर्पस से नहीं, तो आपको फिर तो आपको रोक ही नहीं पाएगा। योर सिलेक्शन इज श्योर शॉट। लेकिन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है किताब की तरह। वो आप सवाल पढ़ रहे हैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। एग्जाम दे दिया जो हो गया गलत सही, अब जो सॉल्व करते हैं आप सवाल, वो ज्ञान बढ़ाने के लिए करना है आपको, ना कि हमारा कितना गलत है कितना सही है। तो कन्फ्यूजन दूर होंगे। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप लोग उन चीज़ों को करें जब भी आप कोई भी क्वेश्चन बुकलेट करते हैं, क्योंकि जो क्लास हम लोग करते हैं, कोर्स फिनिश वाली बात जो होती है, वो तो एक लाइन से कंसेप्ट बताते जाते हैं। याद होना है, कन्फ्यूजन दूर होना है, वो क्वेश्चन वाइज ही आपका होगा। लेकिन अगर उसको उस हिसाब से पढ़ेंगे कि हमको इससे ज्ञान बढ़ाना है। तो ये नाउ कल से जो है क्वेश्चन पेपर इसमें है, अभी मैं आपको डाल दे रहा हूँ। कल मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा, 22 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो कल आप लोग फिर से टाइमिंग अभी सोच रहे क्या 9 बजे टाइमिंग कर दें क्या? टाइम ठीक है? एनीवे ख्याल फिलहाल कल आप लोग 10 बजे आइए, लेट्स देखना। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।